नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लामिक स्टेट के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत के लिए इस्लामिक स्टेट कितना बड़ा खतरा है। अमेरिका ने जिस तरीके से अपने लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि भारत में उन जगहों पर आप न जाएं जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है या जहां पर धार्मिक संगठन हैं, धार्मिक मंदिर हैं या फिर जहां धार्मिक जगह हैं, क्योंकि वहां आपकी जान को खतरा हो सकता है। इस्लामिक स्टेट वहां पर हमला कर सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो इस्लामिक स्टेट से इतने ज्यादा प्रभावित हैं। एनआईए ने जिस तरीके से कई लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ में खुलासा किया है जो या तो इस्लामिक स्टेट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे या फिर उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे। जो लोग लौटे हैं वो भी कोई पढ़े लिखे या फिर कोई बहुत कम पैसे वाले लोग नहीं हैं, वेल एजुकेटेड। ये तमाम लोग जो आईसिस से प्रभावित थे उसमें शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन वहां की जब उन्होंने हकीकत देखी तो उसे बयां किया कि आखिर वहां के हालात क्या हैं। आज इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि कितना बड़ा खतरा इस्लामिक स्टेट अब भारत में पैदा करने जा रहा है और अगर कोई हमला होगा तो वो बहुत बड़ा हमला होगा। सबसे पहले रिपोर्ट देखें। मोसुल में बगदादी के लड़ाकों के लिए यमदूत बनी गठबंधन सेना ने जब कहर बरपाना शुरू किया तो बगदादी के लड़ाके मुंह छिपाकर भागने लगे। वहाँ हालात ऐसे हैं कि बगदादी के एक इशारे पर बेगुनाहों का गला रेतने वाले आतंकी अब बेमौत मारे जा रहे हैं। अब सीरिया और इराक से बगदादी के खूनी खेल का द एंड होने वाला है, लेकिन लगता है कि बगदादी की मौत सीरिया में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भारतीय सेना के हाथों लिखी है। मौत के मुहाने पर खड़ा बगदादी भारत में बड़ा हमला करवाने की फिराक में है। अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। अमेरिका और ब्रिटेन की एजेंसियों ने आशंका जताई है कि सीरिया और इराक में मौत का तांडव करने के बाद बगदादी अब हिंदुस्तान पर बड़ा आतंकी हमला करना चाहता है। दोनों देशों ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। अमेरिका ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि आईएसआईएस भारत में बड़े आतंकी हमले की फिराक में है, जिसका निशाना पश्चिमी देशों के नागरिकों को बनाया जा सकता है। ये हमले उन जगहों पर हो सकते हैं जो पश्चिमी देशों के नागरिकों में काफी लोकप्रिय हैं। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो भारत में धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर लें। ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों के लिए ठीक ऐसी ही एडवाइजरी जारी की है। ब्रिटेन और अमेरिका की ये एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब आतंकवाद को लेकर भारत ने दुनिया भर में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए जन्नत है। ऐसे में मुमकिन है कि बगदादी के लड़ाके भारत पर हमले करने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करें। भारत हमेशा से ही आईएस के निशाने पर रहा है। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने कभी भी बगदादी को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अगर एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों को आगाह करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि निशाना सिर्फ अमेरिकी या फिर ब्रिटिश नागरिक होंगे। खतरा हिंदुस्तान के लिए भी है। राजापाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि हम आपको कुछ और रिपोर्ट्स भी दिखाने जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से इन तमाम लोगों को यहाँ मजबूती मिलती है। आखिर इनके सपोर्टर्स कौन हैं और आखिर क्या वजह है कि बिना किसी कैंप के इस्लामिक स्टेट यहाँ पर भी अपने समर्थक या यहाँ पर भी अपने उन तमाम लड़ाकों को खड़ा कर रहा है जो उसके एक इशारे पर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, किसी की भी जान लेने के लिए तैयार हैं। हम इसको दिखाएंगे रिपोर्ट को आपको, लेकिन उससे पहले हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विक्रम सिंह जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे हम बात करेंगे। विक्रम जी, पहला मेरा सवाल ये कि भारत में जिस तरीके से हम देखते हैं कि आईएसआईएस के झंडे लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, क्या हमारा बहुत ज्यादा लिबरल होना, क्या हमारा बहुत ज्यादा अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर्स दिखाने की कोशिश करना, यही बड़ी गलती है कि इस तरह के लोगों को यहाँ पे लगातार बढ़ावा मिल रहा है? चाहूंगा आपको याद हो कि कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे कश्मीर के, तो आईएसआईएस के झंडे फहराए गए थे, भारत का झंडा जलाया गया था। तो उन्होंने डिनायल मोड में सीधे आगे कि नहीं, आईएसआईएस के झंडे नहीं थे और भारत के झंडे जलाए जाने के बारे में हम कार्रवाई करेंगे। उनकी ये ढुलमुल नीति और कई प्रांतों में आईएसआईएस के झंडों का दिखाई पड़ना, उनका प्रकट होना, उनके समर्थन में बातचीत करना हमारा एक बहुत अधिक, मैं ये उदार नहीं कहूंगा, गैर जिम्मेदार।
जहां पर आपको बहुत प्रभावी और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी, इनके प्रायोजकों को, इनके द्वारा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी। आपने 2-3 वर्षों तक कार्रवाई नहीं की, उसका फल यह हुआ कि अब उसकी फसल काटी जा रही है। आपको ठोस कार्रवाई ऐसे प्रायोजकों के तत्वों के विरुद्ध करना ही चाहिए था। ये राष्ट्र विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं और इनके प्रति किसी प्रकार का उदार और नरम दृष्टिकोण नहीं अपनाना। विक्रम जी, आप बहुत ही साफ और बहुत ही सटीक बात कह रहे हैं, इससे हम सहमत भी हैं, लेकिन आप एक बात बताएं ना, जाकिर नाइक को समर्थन देने वाले दिग्विजय सिंह जैसे नेता, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता और वही जाकिर नाइक जो साबित हो चुका है कि किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता था, किस तरीके से तमाम यंगस्टर्स का ब्रेन वॉश किया करता था, किस तरीके से कन्वर्जन में पूरी तरह से शामिल था। आखिर जाएं तो जाएं कहां? ये इतने बड़े बड़े नेता अगर इस तरह के लोगों को पनाह देंगे, इस तरह के लोगों की सराहना करेंगे, इस तरह के लोगों के मंच पे पहुंचेंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि जहर क्यों नहीं बोया जाएगा इस देश में। नहीं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसी देश में प्रधानमंत्री को भी न्यायपालिका के सामने बुलाया गया था। राष्ट्रपति वीवी गिरी को न्यायालय के कटघरे में खड़ा किया गया था। न्याय और कानून किसी को अपवाद नहीं मान सकता, चाहे गुलाम नबी आजाद साहब हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों। जो राष्ट्रद्रोह कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही है, और ऐसे लोगों को जो पुष्पित और पल्लवित करा रहा है वो भी 120B IPC के गुनहगार हैं। और दिग्विजय सिंह साहब ने न सिर्फ जाकिर नाइक का समर्थन किया, बाटला हाउस का समर्थन किया। भोपाल में अभी 8 सिमी के चरमपंथी उनकी मुठभेड़ हुई, उसमें भी आपने जातीयता की बात पुट देते हुए अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचय दिया। समय आ गया है, इन सब तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या एक अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होना चाहिए? जब बार बार कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, तो कोई ये भी तो पूछ ले फिर तमाम जो आतंकवादी हैं वो एक ही धर्म से क्यों आते हैं। सवाल ये भी कि बाटला हाउस पर फिर सोनिया गांधी को रोना क्यों आ गया था। सवाल मेरा आपसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि आखिर वो कौन से लोग होते हैं, आखिर वो कौन से बच्चे होते हैं, खास तौर से हमारे युवा, जो बहुत ही आसानी से जानते हैं कि आईसिस किस तरह का संगठन है, किस तरीके से पूरी दुनिया की मानवीयता के खिलाफ है, लेकिन किसी भी कीमत पर पैसे होने के बावजूद, पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसमें शामिल होने के लिए चले जाते हैं। आखिर ब्रेन वॉश होने के पीछे वजह क्या रहती है? करने के पीछे एक सतत तरीका है, और यहां यही नहीं कि अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग ब्रेन वॉश होते हैं। इनका एक सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड में उनको इस प्रकार की भ्रामक बातें, लुभावनी बातें, सम्मोहित करने वाली बातें बताई जाती हैं कि आपको मरने के बाद दूसरे लोक में ABCD चीजें मिलेंगी। इसके अलावा आप अगर गाजी होंगे तो ये मिलेगा, शहीद होगा तो ये मिलेगा। आपको सिर्फ सम्मोहित करने की बातें हैं। और अमेरिका और यूरोप में भी महिलाओं को कराए जाएंगे और बताया जाता है ये युवा कोई डॉक्टर या इंजीनियर, और जब वास्तविकता सामने आती है तो मालूम पड़ता आधेड़ से भी ऊपर 60 और 65 वर्ष के व्यक्ति उनको पेश किए जाते हैं, जो उनके शौहर के, और जो कोई यूनानी प्रैक्टिशनर है या कोई कंपाउंडर है, कहा जाता है मेडिकल सर्जन, और पेश किया जाता है कुछ। तो ये सिर्फ वर्गलाने का एक सुनियोजित, एक कुत्सित एक षड्यंत्र है जिससे सबको उबारने की जरूरत है। डी रेडिकलाइजेशन एक चीज है जो कि सिंगापुर में, थाईलैंड में और कई कंट्रीज में बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया गया है, और आज भी डी रेडिकलाइजेशन के बारे में सबको सोचना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरा आपका अटेम्प्ट ये होना चाहिए, जो रेडिकलाइज करते हैं जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक, इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, मकोका के अंतर्गत, रासुका के अंतर्गत इन पे कार्रवाई हो, और इनको एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी जो कि एक नजीर बन जाए। बिल्कुल हम समझ सकते हैं विक्रम जी, लेकिन सवाल ये भी तो पूछा जाए कि जब लगातार सुदर्शन न्यूज ने जाकिर नाइक के खिलाफ मुहिम चलाई थी, तो बजाय यूपीए सरकार ने जाकिर नाइक पर कोई एक्शन लेने के सुदर्शन न्यूज को ही नोटिस क्यों थमा दिया था? क्यों उन तमाम चीजों के बारे में नहीं जांचा परखा गया जिसके बारे में बहुत बुलंद आवाज उठाई जा रही थी, आंदोलन किए जा रहे थे, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे? सवाल ये भी कि क्या राजनीति करना अपने देश से भी ज्यादा बड़ा है? क्या सिर्फ और सिर्फ बांट कर या फिर धर्म के आधार पर लोगों को बरगला कर और इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाकर राजनीति करना जायज है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ ही हम आपको यह भी दिखाएंगे कुछ रिपोर्ट्स के जरिए कि क्यों आईसिस के तार भारत में भी मजबूती से बढ़ रहे हैं या फिर मजबूती से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स दिखाएंगे कुछ देर बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस्लामिक स्टेट एक बड़ा खतरा है भारत के लिए, यहाँ कोई बड़ा हमला हो सकता है और इसी की एडवाइजरी अमेरिका ने भी अपने तमाम लोगों के लिए जारी की है कि भारत जाने से पहले जरा सोच लें और खास तौर से उन धार्मिक जगहों पर न जाएं जहां आपको ज्यादा या जान का नुकसान आपके लिए हो सकता है। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि क्यों लगातार कहा जा रहा है कि जड़ें लगातार आईसिस की यहाँ पर मजबूत हो रही हैं और खास तौर से हमारे राजनेता उस चीज को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं अपनी खुशी के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। हिंदुस्तान पर कब्जा करना और दुनिया के सबसे लोकतंत्र का इस्लामीकरण करना बगदादी का सपना रहा है। बगदादी हमेशा हिंदुस्तान के अंदर अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन अफसोस कि बगदादी का ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। बगदादी ने कई बार कोशिश की हिंदुस्तान को दहलाने की, हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट घोषित करने की, लेकिन समय रहते भारतीय एजेंसियों ने बगदादी के मंसूबों पर पानी फेर दिया और उसके स्लीपर सेल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हैदराबाद और केरल से इस्लामिक स्टेट के संदिग्धों को पिछले दिनों एनआईए ने गिरफ्तार किया था, जिससे एक बात तो साफ है कि बगदादी भारतीय मुसलमानों को तेजी से अपनी ओर करने की फिराक में है। जाकिर नाइक जैसे कथित इस्लामिक गुरु भी अपने भाषणों से मुस्लिमों को आईएस के प्रति उकसा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि जाकिर के भाषणों से प्रभावित होकर कई मुस्लिम लड़के आईएस में शामिल हो गए। पिछले दिनों ढाका में हुए आतंकी हमले भी जाकिर नाइक से प्रभावित आतंकियों ने ही किया था। बगदादी ने दक्षिण में केरला और हैदराबाद को चुना तो उत्तर में कश्मीर को चुना है, जिसके लिए पाकिस्तान को उसने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। सैयद अली शाह गिलानी, मीर वाइज और यासिन मलिक जैसे देशद्रोही हैं जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं और कश्मीर में इस्लामिक स्टेट के एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इन देशद्रोहियों की रैलियों में आए दिन आईएस के झंडे लहराए जाते हैं। कश्मीर में आईएस को बढ़ावा देने में जितना योगदान इन देशद्रोहियों का है, उतना ही योगदान कुछ कथित भारतीय नेताओं का भी है। अभी हाल ही के दिनों में भोपाल पुलिस ने सिमी के आतंकियों का एनकाउंटर किया तो दिग्विजय सिंह और ओवैसी जैसे कई कथित नेताओं ने तुष्टीकरण की राजनीति की। नेताओं ने मुस्लिमों में अपनी पैठ बनाने के लिए आतंकियों को इस्लाम से जोड़ दिया। 31 अक्टूबर को जेल तोड़कर 8 सिमी के लड़के भागे। क्या कारण है कि खंडवा में से निकलते हैं तो सिमी के मुसलमान निकलते हैं जेल तोड़ के, कोई हिंदू नहीं निकलता। भोपाल से भी जेल तोड़ते हैं तो मुसलमान के सिमी लड़के निकालते हैं, मुसलमान धर्म के सिमी के लोग ही जेल तोड़ते हैं, कोई हिंदू नहीं निकलता। और जब जेल टूटती है तो उसमें मुसलमान ही भागते, हिंदू नहीं भागते। उसके बाद इनकाउंटर भी होता है तो उसके बाद ये नहीं बताया जाता है कौन से शस्त्र थे। एक शस्त्र बताया जाता कि एक छुरा था, और छुरा भी ऐसा लगता है जैसे अभी खरीद के लाए हों। कपड़े भी नए नए पहने हुए थे, रिस्ट वॉच भी पहने हुए थे, नए कपड़े थे, बड़े बड़े ब्रांड नेम्स के कपड़े पहने हुए थे। ये भी अजीब बात है कि 2:30 बजे निकले और सुबह 8 बजे तक वो इकट्ठे घूमते रहे, चहलकदमी करते रहे। खंडवा जेल से भागे थे तो 5 लड़के इधर उधर हो गए थे, पकड़ना मुश्किल हो गया था। आप अभी 8 लड़के निकले, इकट्ठे चलते रहे। तो ये सब बातें जिस प्रकार के वीडियो आ रहे हैं उसमें लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आतंकियों और देशद्रोहियों के समर्थन में दिग्विजय और ओवैसी सरीखे नेताओं के बयानों की फेहरिस्त काफी लंबी है। इन बयानों का विश्लेषण करेंगे तो ऐसे कई बयान मिलेंगे जो सीधे तौर पर आतंकियों और देश विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं। ऐसे में अगर आईएस के संदिग्ध भारत में लगातार बढ़ रहे हैं तो उसमें जाकिर नाइक, ओवैसी और दिग्विजय सरीखे लोगों के योगदान से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राजापाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विक्रम सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। विक्रम जी, आपने दिग्विजय सिंह को खूब ठीक से सुना होगा, उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं उसी पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। जो अपराधी जेल से भागे थे, आरोपी भागे थे, आप आरोपी कह सकते थे, आप एक्यूज्ड कह सकते थे,
आप अंडर ट्रायल्स रखते थे, जो लड़के भागे थे, आपके दिल में जो दर्द है इन आरोपियों के बारे में वो जग जाहिर हो रहा है। और ये मिसप्लेस सिंपैथी है, इसका कोई औचित्य नहीं। जेल ब्रेक आप देखें तो पूरे जेल ब्रेक में एक ये बहुत छोटी परसेंटेज है। मैं तो पुलिस का पूर्व अधिकारी रहा हूं, मैंने कभी इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। जो आरोपी है, जो अपराधी है, वो अपराधी की श्रेणी में आता है। वो हिंदू है, मुसलमान है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, या किस जाति का है, अनुसूचित जाति का क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कानून की परिधि के अंदर है, कानून की परिधि के बाहर है, बस यही एक पैमाना है। और कोई पैमाना अगर आप लगा रहे हैं तो आप राष्ट्रहित की बातें नहीं कर रहे हैं। आप दिखाई ये पड़ रहा है कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनके बारे में जो विद्वतापूर्ण बातें कर रहे हैं। आप अगर किसी सब इंस्पेक्टर से बात कर ले तो वो बताता कपड़े कैसे आ सकते हैं, घड़ियां कैसे आ सकती हैं। जो जेल भाग सकता है उसके स्लीपर सेल उसको ये सब चीजें मुहैया करा सकते हैं। और अगर वो छुपे हैं वहां पे तो उसके बारे में मिनट टू मिनट बातें आएंगी इन्वेस्टिगेशन में। और अभी से उसकी मीमांसा करना और बचाव के वकील की तरह बातें करना आप ऐसे वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। नहीं, हमारे वरिष्ठ नेता तो वैसे भी बहुत है। आपको याद है ईश्वर जहां पूरे मामले में किस तरीके से बिहार की बेटी बना दी गई थी, हमने देखा कि किस तरीके से हलफनामा तक बदल दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या देश की जनता के पास इन लोगों का मैसेज नहीं जाता, या फिर जो मैसेज ये नेता पहुंचवाना चाहते हैं वही बयानों के जरिए मैसेज पहुंचता है, फिर बाद में वही वोट बैंक बनकर इनको मदद करता है नेता बनने में? जी नहीं, आप ऐसे जो है प्रबुद्ध चैनल, मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पे श्वेत पत्र जारी करें और जागरूक करें देश को। आपको जो एक दो खंड में नेताओं को बनाए, एक जिनको वोट प्रेम है और एक जिनको देश प्रेम है। जो वोट प्रेम वाले हैं, दिग्विजय सिंह जी हुए जिन्होंने बिहार की बेटी को बनाया, उनको ब्लैकलिस्ट करें, उनको शर्मिंदा करें। और जो देश प्रेम वाले नेता और राष्ट्रवाद के तहत उन्होंने राष्ट्र के तिरंगे को वो मान मर्यादा सम्मान दिया जो उनको देना चाहिए था। देश प्रेम और प्रेम दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर वोट प्रेम इस तरीके से आप करेंगे कि वो कैंसर हो जाए तो अपना इलाज कराएं आप। हम समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात लगातार बनते जा रहे हैं विक्रम सिंह जी, लेकिन हम अगर जानना चाहें कि इसके उपाय क्या हैं, क्या बहुत चौकन्ना होकर, क्या बहुत अवेयर होकर, क्या तमाम चीज़ों को कानून के दायरे में रखते हुए राजनीति को अलग हटाकर हम इतनी बड़ी समस्या से निजात नहीं पा सकते क्या? क्योंकि इतनी उर्वरक भूमि हो गई है भारत की, कम से कम आतंकवाद के मामले में कि आईएसआईएस के झंडे भी फहराए जाएंगे, पाकिस्तान के भी झंडे फहराए जाएंगे। तमाम चीज़ों के बावजूद भी, तमाम बातें पता होने के बावजूद भी, हमारे तमाम वेल एजुकेटेड जो साउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे सब इतने सारे यंगस्टर्स वहां आईएसआईएस के लड़ाके बनने के लिए पहुंचेंगे। कुछ तो सोचना पड़ेगा हमें। बेशक ये यक्ष प्रश्न ऐसा है जिससे पूरा राष्ट्र उद्वेलित है और इनका उत्तर आज देना पड़ेगा। यह तो आप हमारी तरफ हैं, यह हमें आपका सहयोग नहीं चाहिए। आप सहयोग करना चाहें बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप राष्ट्र का विरोध करेंगे, एक अंग्रेजी की कहावत है, आई मे विन और लूज, माई कंट्री शुड नॉट लूज। मैं हारूं या जीतूं, मेरा राष्ट्र नहीं हार सकता है। और ऐसे राजनेता और व्यक्ति जो राष्ट्र को हराने पे लगे हुए हैं, उनको चिन्हित करें, उनको एक जगह इकट्ठा करें। और कानून इतना सामर्थ्य लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देता है कि वो निर्भीक होकर के इनके विरुद्ध कार्रवाई करें। और मैंने स्वयं किया है और मैं समझता हूं आज वक्त आ गया है ऐसे लोगों को बेनकाब करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, राजनीति से डिबार किया जाए इनको। लेकिन क्या, क्योंकि आपने खुद बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी और आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे उत्तर प्रदेश में, कई तरह की चुनौतियां, कई तरह के आरोप तब भी लगे होंगे। क्या इस तरह की चीज़ों को फेस करना या इस तरह की चीज़ों को संभालना मुश्किल होता है या बहुत ज़्यादा आसान होता है अगर आप चाहें तो? क्योंकि अगर विल पावर किसी सरकार की अच्छी हो, अगर विल पावर किसी इतने बड़े पुलिस के मुखिया की अच्छी हो, तो बहुत सारी चीज़ें इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम संभाल ना पाएं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। औसत वरिष्ठ अधिकारी 36-37 साल सेवा करता है, उसके सामने विकल्प है शांतिपूर्ण तरीके से मूक दर्शक बन के जिंदगी के जुलूस को निकल जाने दें और मूक दर्शक, या फिर अपनी अंतरात्मा, जमीर और संविधान को जिसकी सेवा के लिए आपने नौकरी की है, आप उसके सामने तो उसके रास्ते में आपकी कठिनाई आएंगी। मेरे ऊपर स्वयं
आतंकवादियों के द्वारा 302 यानी मर्डर केस कायम किए गए। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई मैं चाहता तो बड़े आसानी से मैं भी क्लब में जाके ताश खेल करके और गोल्फ खेल के अपनी नौकरी पार कर सकता था, लेकिन जब आपने कमर कस ली युद्ध करने, मातृभूमि की सेवा करने, तो ये सब चीजें मान्य नहीं रखती हैं कि आपके ऊपर मर्डर केस कायम होता है, आपके ऊपर कार्रवाई होती है। सच्चाई में बड़ी शक्ति होती है कहने के लिए कि हमने या हमारी एसटीएफ ने या हमारे अधिकारियों। हम ठीक से आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं विक्रम जी, लेकिन इतनी ज़रूर हमें समझ में आई हैं आपकी बातें कि अगर विल पावर हो तो क्यों आसानी से नहीं किया जा सकता। और कम से कम चाहे हम पुलिस अधिकारियों की बात करें या फिर हम बात करें अपनी सरकारों की, और या फिर हम बात कर सकते हैं अपने बड़े बड़े राजनेताओं की, जो आए दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी बयान देने के लिए या कुछ भी हद तक कहने के लिए, करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि अभी हालिया में हमने बयान देखे हैं। सवाल ये है कि क्या देश से भी बड़ा कुछ है, क्या मानवीयता से भी बड़ा कुछ है, और क्या इस्लामिक स्टेट मानवीयता के खिलाफ नहीं है, और क्या उसके लिए हम सबको एकजुट होकर नहीं लड़ना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है और इसका जवाब हम लोगों के पास ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।